हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा सभी को। स्टूडेंट्स, आपका इंतज़ार के दिन अब ख़त्म हो गए हैं और स्कूल में जो है नोटिस आ गया है सरकार की ओर से। 16 तारीख उसकी डेट है ओपनिंग की स्कूल की। तो आखिरकार आपको ये ऑनलाइन पढ़ाई से एक तरह से निजात मिल जाएगी और ऑफलाइन आप रेगुलर वे में जिस तरह से आप पहले स्टडी करते थे उस तरह से आप स्टडी कर पाएंगे। और आज उसके ऊपर हमारे स्टाफ की मीटिंग भी होनी है। तो चलिए, वैसे तो मेरी तरफ से तो भाई 9th क्लास के लिए फ्री हो गया हूँ मैं। तो ये मान लीजिए कि एक चैप्टर और बचा है और वो अगर यहाँ हो जाएगा तो वेल एंड बेस्ट है, नहीं होगा तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो ऑफलाइन में आपका हो जाएगा। टिश्यूज़ वाला चैप्टर आपका बचा हुआ है। तो ये जो छोटा सा चैप्टर है मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो कि लास्ट चैप्टर है 15th चैप्टर 9th क्लास के लिए, बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसको आपको अपना अच्छे से अपना स्टडी कर लीजिए। और फूड, पहले तो हमें ये तो पता ही होगा कि फूड क्या होता है। फूड के बारे में तो हम जानते ही हैं फूड क्या होता है। फूड क्या है? कोई भी सब्सटेंस जैसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फूड जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें फूड प्राप्त होता है वो दो तरह के हो गए, एक प्लांट एक एनिमल। प्लांट से हमें क्या क्या प्राप्त होता है भैया? वीट प्राप्त होता है, राइस प्राप्त होता है। वीट में बहुत सारे, हालांकि राइस भी वीट में ही आता है। वीट हो गया, बरले हो गया, राइस हो गया, ठीक है, मैगी हो गया, ठीक है, ये हो गया पल्सेस। पल्सेस में बहुत तरह की पल्सेस हैं, ठीक है। ऑयल, बहुत तरह के ऑयल हैं। फॉडर, जो चारा वगैरह, फॉडर FODDER, फॉडर चारा, पशुओं के लिए चारा। फाइबर्स चाहिए होते हैं कपड़े उपड़े पहनने के लिए, कपड़े सिलने के लिए फाइबर्स चाहिए होते हैं, रेशे चाहिए होते हैं। तो ये रेशे भी हमें कैसे प्लांट से प्राप्त होते हैं। और एनिमल्स जो हैं वो हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं और एग देते हैं। अब आप कहोगे जी एग तो हमें एनिमल से तो नहीं मिलता, बर्ड्स से मिलता है। भाई कुल मिलाकर एनिमल ही हैं वो, ठीक है। मोटे तौर पर, बड़े तौर पर आप उन्हें मनुष्य को भी कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक पशु है, तो वो एनिमल में ही आते हैं वो सब, ठीक है ना। तो कोई ऐसी वो नहीं है इसमें, हाँ, दो राहे की बात। अब बात आती है कि हमें ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों कोई कौन सा ऐसे सिर में खुजली हुई जो हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ा और हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ी फूड रिसोर्सेज में। ठीक है, जैसे चल रहा था ठीक है, रह लेते ऐसे ही। एक्चुअली क्या है, जो इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन, आज़ादी के साथ में जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी हमारे देश में और बहुत ज़्यादा दिक्कतें थीं, बहुत सारी समस्याएं भारतवर्ष के सामने थीं। अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ दिया था, डिवाइड पोर्शन में छोड़ा था, ठीक है। 563 से ज़्यादा, 563 से ज़्यादा रियासतें थीं, छोटी छोटी, और उसके रूप में ही उन्हें छोड़ा था अंग्रेज़ों ने। और बहुत सारी समस्याएं थीं, भूखमरी थी और पैदावार बहुत कम थी। तो उस सब चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें जो है एक जो है हरित क्रांति वगैरह आपने सुना होगा, SST में सुना होगा, साइंस में सुना होगा, ठीक है। हरित क्रांति लानी पड़ी और उसके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर ग्रोइंग द मोर वेराइटीज़, क्रॉप जो उगाएंगे वो मोर एंड मोर वेराइटीज़ में उगनी चाहिए। क्योंकि जब क्रॉप है, चाहे वो वीट हो चाहे वो राइस हो, तो बहुत सारी वैरायटियाँ चाहिए हमें। कुछ वैरायटी तो ऐसी चाहिए जो जिन्हें हम जल्दी बो सके, जहाँ पे खेत जल्दी खाली हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है हमें अर्ली वैरायटी चाहिए बोने के लिए। और कोई गन्ने वगैरह का खेत है जो कि बाद में खाली हुआ है, अब या तो गन्ने बो
और गन्ना बोने के बाद फिर उसे परमानेंट खाली रखो। ये क्या बात हुई भाई, एक की एक साख पूरी तरह खाली पड़ा रहे, उसमें और कुछ बोया ही नहीं जाए? नहीं नहीं, गेहूँ बो देंगे, लेकिन कैसे बो देंगे? लेट वैरायटी वाले बो देंगे, ठीक है। तो लेट वैरायटी भी ज़रूरी है, अर्ली वैरायटी भी ज़रूरी है, इसलिए वैरायटीज़ की ज़रूरत, अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज, बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं गेहूं में। आप अपने पिताजी से पूछ कर देखना, बहुत सारी, ठीक है। 1553 होता है, 2009 होता है, 2329 होता है, W47 होता है, ठीक है। और बहुत तरह के, एक लोकमन के नाम से आता है गेहूं, और इतने गेहूं होते हैं, इतनी वैरायटियाँ हैं बहुत सारी। तो आप एक बार पूछ के देखें कि गेहूं की वैरायटी कौन कौन सी होती है, पूछ के देखिएगा आप अपने अपने पेरेंट्स से, जो भी लोग किसान हैं, तो उनसे एक बार पूछ कर देखिएगा। तो वो इतने वैरायटियों के नाम बता देंगे, इतने धानों के नाम बता देंगे। धानों में मोटा ये जो PR14 होता है, 1121 होता है, इतनी सारी वैरायटी, एक पेप्सी धान अलग होता है, ठीक है। और इतने सारी वैरायटियाँ उसके अंदर भी। तो वो रीज़न उसका यही है, एक एक साठा धान होता है, साठा साठा कहते हैं उसे देसी भाषा में, इंग्लिश नेम तो उसका अलग है। वो साठा धान का मतलब वो 60 दिन अगर उसे मिल जाए तो 60 दिन लगने के 60 दिन बाद ही वो पक जाएगा। अब बताओ, अब एक खेत खाली रहता और मात्र 2 महीने में वो फसल प्रोवाइड करके दे रहा है तुम्हें, और उसमें फसल पक भी गई, कुछ तो आएगा ही उसमें से, ऐसी थोड़ी ये फसल जो पैदा हो गई तो कुछ तो दे करके ही जाएगी एक फसल। जब एक फसल आई खेत में बस उसमें तो इसलिए अलग अलग वैरायटीज़ की ज़रूरत है। मान लीजिए हमें गेहूँ उगाने, अब हरियाणा में हमें अपनी जगह पे गेहूँ उगाने, तो अब यहाँ पानी की सफिशिएंट, पानी पर्याप्त है, तो हमें ऐसा हाई यील्डिंग एरिया अगर है तो वहाँ पे तो ऐसी फसल चाहिए जिसमें पानी वानी थोड़ा बहुत फालतू भी होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन हमें गेहूँ उगाने का राजस्थान में, अब राजस्थान में गेहूँ उगाएं और गेहूँ में लगने हैं जी 5 पानी। अब 5 पानी लगाने हैं तो यार 5 पानी का, राजस्थान में तो पानी वैसे ही नहीं है, अब राजस्थान में पानी है नहीं और फसल उगानी है पानी वाली, तो ये तो एक अलग बात हो गई ना भैया। राजस्थान में अगर हम रह रहे हैं तो हमें तो ऐसी फसल चाहिए, भले ही पैदावार कम हो जाए, भले ही और कुछ कम हो जाए, उसमें से जो भूसा वगैरह भी कम निकले, पैदावार भी भले ही कम निकले, कुछ भी कम निकले, लेकिन निकल जाए इस तरह से कि पानी तो हमें लगाना ही ना पड़े, लगाने पड़े तो एक आध पानी कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके दे देंगे और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी फसल हमें उगानी है। कहाँ? राजस्थान में। तो उसके लिए वो फसल अगर हम यहाँ उगा देंगे तो वो हमारे यहाँ काम नहीं होगी, और यहाँ वाली फसल को अगर हम राजस्थान में उगा देंगे तो वो कामयाब नहीं होगी। इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, मेरे हिसाब से समझो। दूसरा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इंडिया की तो हो ही रही है, वर्ल्ड की हो रही है यार, ये तो वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गई, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गई। अब वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गई तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो तो उसको क्या खिलाएंगे नहीं, या फिर कोई ऑयल वगैरह उन्हें ज़रूरत होगी तो ऑयल नहीं देंगे, या कपड़े वपड़े नहीं देंगे, तो उनकी पूर्ति सबके कहाँ से होगी? यही यही इसी से होगी। और ज़मीन तो आप समझ ही रहे, ज़मीन तो धीरे धीरे कम होनी ही होनी है भाई। एक दादाजी थे हमारे, दादाजी पे 50 एकड़ ज़मीन थी, पिताजी 4 भाई हो गए तो 50 में से 4 जगह बचेगा, और हम मान लो तो हम 2 भाई हैं तो हमारा भी 2 जगह बटेगा, और हमारे भी 2 बच्चे हो गए तो उसमें भी 2 जगह बटेगा। तो ज़मीन तो रबड़ है नहीं कि वो खिंचती चली जाएगी, वो भी कम होगी तो जितनी ज़मीन जो आई है हमारी, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं खेत में जो है मकान बनाना पड़ेगा, कहीं कुछ और बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सब जो है ना पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, इसकी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इससे जो है क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। चलिए जी, अब है डिफरेंट एक्टिविटीज़, और इसके बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के वो हैं, मैं आगे बुक में से इसे पढ़ाऊँगा। जो नेसेसिटी हैं वो केवल 2 ही नहीं हैं, बहुत सारी हैं, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग द क्रॉप यील्डिंग,
आप फसल पैदा करनी है, फसल पैदा करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़, एक क्या करें, ये हायर यील्ड ऐसी ऐसी फसल हम बोएं जो कि ज़्यादा पैदावार दे, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटीज़, क्वालिटियों को इम्प्रूव करें, अलग अलग तरह की क्वालिटियाँ बनाएं। बायोटेक है, बायोटेक रेजिस्टेंस, कुछ जो पदार्थ होते हैं जो बायोटेक हैं, जैसे कि कोई पेस्ट हैं, खरपतवार वो पेस्ट हैं और कोई भी वीड्स हैं, तो उनसे जो क्रॉप है वो हमारी रेजिस्ट होनी चाहिए, उसकी विरोधी होनी चाहिए, मतलब उसका कोई इन चीज़ों का कोई असर क्रॉप पे ना पड़े, वो ज़्यादा बेटर रहेगी, डिजीज़ फ्री रहेगी, रोग नहीं लगेगा, ठीक है। और एबायोटिक कंपोनेंट भी कहीं थोड़ी बहुत बरसात हो सके तो उसको वो झेल सके, इस तरह की जो है वो वैरायटी होनी चाहिए। कहीं पानी थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा भी आ गया तो उसको झेल सके, या यूँ कहीं उल्टा हो सकता है, ड्राफ्ट भी तो हो सकती है, सूखा भी तो पड़ सकता है, तो दोनों ही कंडीशनों को जो हमारी फसल है वो अच्छे से झेल पाए। चेंज इन मैच्योरिटी में चेंजिंग आए, ठीक है, मैच्योरिटी का चेंज जो टाइम पीरियड है वो इस तरह ड्यूरेशन जो है वो उसमें चेंजिंग आई, इसलिए हमें जो है हाई वैरायटी क्रॉप जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूरत होती है। हाई वैरायटी इम्प्रूवमेंट में ये सब चीज़ें आ रही हैं। आगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप को प्रोड्यूस करना है। देखिए नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट हमें चाहिए, पोषक तत्वों की पूर्ति उससे हो सके, तो उसमें फर्टिलाइजर्स आते हैं, मैन्योर आते हैं, वो हमें डालने हैं उसमें ताकि प्रोडक्शन हमारा अच्छा हो पाए। अभी मैन्योर्स भी दो तरह के हो गए, एक तो वर्मी कंपोस्ट हो गया, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट हो गया, और एक ग्रीन मैन्योर हो गया। वर्मी कंपोस्ट तो होगा केंचुए वगैरह से, कंपोस्ट होगा गोबर वगैरह, गोबर का घरों में जो गांव में जो करते हैं, हम गोबर इकट्ठा कर लेते हैं पशुओं का, और लास्ट में उसे क्या करते हैं, उसमें खेत में डाल देते हैं। और ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ढैंचा वेंचा बो दिया, अभी मूंग बोई है, मूंग बो दी, मतलब ले ली उसमें से प्रोडक्शन चौंक ली, और फिर क्या किया, जो हरे हरे पौधे जो रह गए उनको खेत में जोत दिया। तो जोतने से क्या हो गया जी, ये जो है आपका ह्यूमस बढ़ गया, मिट्टी में ह्यूमस बढ़ गया, नेचुरल फर्टिलिटी पावर उसकी इंक्रीज हो गई। तो ग्रीन मैन्योर, कुछ लोग केवल ढैंचा बो देते हैं, और ढैंचा जब वो उग जाता है तो पकाव से पहले ही, हाँ, ढैंचा 10-10 दिन, 15-15 दिन का, 2-2 फुट, 1-1 फुट बड़ा हुआ, और फिर उसे बो देंगे, जोत देंगे। उससे क्या होगा, उससे वही ग्रीन मैन्योर बन जाएगा, वो हरी खाद बन गई खेतों में। उससे क्या हो गया, उससे जो है इम्प्रूवमेंट आया बहुत सारा खेतों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट करना है अब हमें, वीड्स को कंट्रोल करना है, खरपतवारों को कंट्रोल करना है, ताकि जो फसल है वो, पेस्ट को कंट्रोल करना है, जो जीव है, छोटे छोटे कीड़े हैं, कीट वगैरह हैं, उनको फिर स्टोरेज के टाइम पे हमें प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि बहुत सारा अनाज जो है वो इसलिए ख़राब हो जाता है कि हम प्रॉपर उसकी स्टोरेज नहीं कर पाते। स्टोरेज सही से होगी तो वो जो प्रोटेक्शन उसकी अपने आप ही हो पाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे तो लगता है ये तो अब 11-13-14 मिनट की वीडियो तो यही हो गई, और अगर मैं इसी चैप्टर को पूरा कराऊंगा तो 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टडी को बरकरार बनाए रखिए, और ये चैप्टर मैं आपका करा दूंगा, और कुल मिला करके अभी आज डिसीजन हो जाएगा, शाम को मैं आपको जूम क्लास में बता दूंगा क्या डिसीजन रहा है, किस तरह से क्या करना है। और आज हमारे स्टाफ की मीटिंग होनी है, ऑनलाइन ही रहेगी वो भी मीटिंग। और तो मैं तो यही कहूँगा कि 16 तारीख से आपके स्कूल खुल रहे हैं, और आप स्कूल आना स्टार्ट करिए प्रॉपर वे में, अपने मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र और उन सब चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट करिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे आने वाले जो टाइम में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, तो ऐसे काम कोई क्यों करें जिससे कि हाँ दिक्कत आए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स ए लॉट, जय श्री कृष्णा, हैव ए नाइस डे।